नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन एक बार फिर आतंकवाद पर दोहरी नीति पर बेनकाब हो चुका है। चीन ने वीटो पावर का दुरुपयोग करते हुए 26/11 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। भारत ने बुधवार को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने में अड़ंगा लगाए जाने को लेकर चीन की कड़ी आलोचना की है। भारत ने चीन के वीटो पावर के दुरुपयोग पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे पास इस बात को मानने के कुछ बहुत ही पुख्ता कारण मौजूद हैं जिनके मुताबिक हम ये कह सकें कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बनाए गए ढांचे में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। आतंकवाद पर दोहरे रवैये से बचने की जरूरत है। आतंकवाद होता है, वो अच्छा या फिर बुरा नहीं हो सकता। इस दौरान भारत ने यूएन असेंबली में आतंकी साजिद मीर की इंटरसेप्ट की गई रिकॉर्डिंग भी चलाई, जिसमें आतंकी मीर उर्दू में उन आतंकियों को मुंबई में हमले का निर्देश दे रहा था। चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो क्यों दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। चीन उन देशों में शुमार होता जा रहा है जो आतंकवादियों का मददगार है। पाकिस्तान की शौहरत ने चीन को आतंकी देश बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो की ताकत की वजह से चीन आतंकवादियों को बचा रहा है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने पर अड़ंगा डाल दिया। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादी के रूप में साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका और भारत की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को वीटो के जरिए रोक दिया। साजिद मीर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है, जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी संलिप्तता के लिए अमेरिका ने उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा है। मुंबई हमलों में मीर की भूमिका को लेकर अमेरिका ने कहा था, मीर मुंबई हमलों का ऑपरेशन मैनेजर था, जो हमले की योजना बनाने, उसकी तैयारी करने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा था। पश्चिमी देशों के दबाव और FATF के ब्लैक से बचने के लिए पिछले साल जून में मीर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि मीर की मृत्यु हो गई, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसकी मृत्यु का प्रमाण मांगा तो मजबूरी गिरफ्तार करना पड़ा। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने उसे टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर 15 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब चीन ने चालबाजी करते हुए यूएन में उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने से बचा लिया। भारत और अमेरिका के इस प्रस्ताव को चीन द्वारा रोके जाने पर अब भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इसे तुच्छ भू राजनीतिक हित करार दिया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मामलों के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने यूएन की आतंकवाद रोधी बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पास ये मानने के लिए स्पष्ट कारण है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी आर्किटेक्चर में कुछ तो गलत है। अगर हम अपने तुच्छ भू राजनीतिक हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित बड़े आतंकवादियों को नहीं पकड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम में आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। Whether it is the Mumbai terror attacks of 2008, the 2016 Pathankot air base attack, or the 2019 Pulwama terror attacks, we have lost several thousands of innocent civilians, as well as the bravest of our armed forces in this battle against terrorism. So when we talk about plugging loopholes, capacity building and meeting the resilience gaps, India's perspectives are coming from hardcore experiences from the front lines of innumerable battles we have fought against terrorists in practically real time on a daily basis. While the 9/11 terror bombings in this iconic city of New York had changed the landscape of the global counter-terror architecture, the 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy. But regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time
to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. चीन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, वो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल आतंकवाद पर ड्रैगन का खतरनाक मंसूबा पहले भी सामने आता रहा है। पहले भी चीन आतंकवादियों को बचाता रहा है। पिछले साल सितंबर में चीन ने संयुक्त राष्ट्र में साजिद मीर को नामित करने के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया है और अब चीन ने इस प्रस्ताव को पास होने से ही रोक दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने करीबी दोस्त पाकिस्तान के आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है, बल्कि चीन पहले भी ये काम करता आ रहा है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका भारत के साथ मिलकर साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव में मुंबई हमलों के मुख्य अभियुक्तों को ब्लैक लिस्ट में डालने की बात कही गई थी। चीन ने इस प्रस्ताव को पास करने से रोक दिया था। इससे पहले चीन ने लश्कर आतंकी शाहिद महमूद को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया। इसके बाद मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे हाफिज तहला सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। चीन ने यूएनएससी में वीटो के जरिए पाकिस्तान स्थित लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को बचाने के लिए चीन यूएनएससी में आए प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा चुका है। इन तमाम हरकतों से चीन ने साबित कर दिया है कि वो आतंक के मुद्दे पर दोहरी चाल चल रहा है, जो अब दुनिया को मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जहां तो आतंकवाद पर चीन का दोहरा रवैया एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी के साथ ऐसे ही लड़ाई लड़ी जा सकेगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। मेरे साथ जितेंद्र ओझा साहब हैं, आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत जितेंद्र ओझा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन चाइना जैसे देशों का आतंकवाद पर यह डबल स्टैंडर्ड कितना खतरनाक है? स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकी ही है, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। कोई भी युद्ध का ऐसा तरीका नहीं है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं, चाहे उसमें डिसेप्शन की बात हो, ट्रेचरी की बात हो, बैकस्टैबिंग की बात हो। तो कोई भी आतंकवाद देखिए बिना किसी स्टेट पेट्रोनेज के चल ही नहीं सकता है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता रहा है कि उसका आतंकवाद जो है किसी जमाने में अमेरिका के पेट्रोनेज में चलता रहा, लेकिन 9/11 के बाद ये चीजें बदल गई। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना मालिक भी बदल लिया और पाकिस्तान का ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और जहां तक चाइना का आप सवाल करते हैं कि चाइना कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को हर उस वक्त पे जाके ठुकरा देता है जब उसके हित में नहीं होता है। 10 में से 7-8 को मानता है, लेकिन 1-2 वो जानबूझ के ऐसे तरीके से वो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहें या बिट्रेयल कहें वो करता है कि लोग ये नहीं, लोगों को जब उम्मीद नहीं होती है। देखिए आतंकवाद जो है हम सिर्फ बातचीत से बिल्कुल नहीं सुलझा सकते हैं। जब तक आतंक करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लोगों के भीतर डर नहीं पैदा होता तब तक होगा नहीं। और ये जो है सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कई एक स्ट्रक्चर पे, कई एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बहुत सालों तक ग्लोबल टेरर इंडेक्स जब बनना शुरू हुआ तो हम दूसरे नंबर पर रहे और हमेशा हम टॉप 10 सबसे इम्पैक्टेड कंट्रीज में रहे, जबकि दूसरे लोग कुछ और रहे हैं। तो हमें जो है चीन को के इस बात को तो चलिए हमें पहले से उम्मीद रखनी चाहिए थी। अगर नहीं भी होता है तो हमें एक अलग तरीके की कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, वरना हम जो है ये क्लरिकल तरीके से, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से या और दूसरे तरीके से बातचीत से तो इस खतरे को कभी नहीं रोक सकते हैं। और ये कुछ देश ऐसे हैं, खास करके चीन आज की तारीख में ऐसा है, वो आतंकवाद का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए करता रहेगा। मैं सुरेश गोयल साहब आपके पास आऊंगा। क्या ये माना जाए, जैसा भारत की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई है कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी आर्किटेक्चर में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ है तो इस गड़बड़ में सुधार किस तरीके से मुमकिन है? मुझको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि जब आपने कहा कि वैश्विक आर्किटेक्चर में कहीं तो गड़बड़ है, तो आप किस गड़बड़ की बात कर रहे हैं? सर, आतंकवाद के मुद्दे पर। जी, वो तो मैं समझ गया कि बातचीत आतंकवाद के मुद्दे पर हो रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है तो थोड़ी सी अटकलें मैं लगा लूंगा। आप मैं समझता हूँ, देखिए ऐसा है कि वैश्विक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में या स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स में हर एक देश की एक कोशिश ये रहती है
कि वो अपनी पावर की जितनी बढ़ोतरी कर सके, अपना इन्फ्लुएंस जितना बढ़ा चुके, वो सही है। ज्यादातर देश जो ऑर्डर है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर, उसके मुताबिक चलते हैं कि उसके मुताबिक अगर यूनाइटेड नेशंस में जो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए, अगर वहां पर कोई प्रस्ताव ऐसा आता है कि इस आदमी ने ये किया है या इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना है, और ज्यादातर देश उससे सहमत हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक समय एक प्रस्ताव ये था यूएन के सामने कि कोई भी प्रस्ताव जिसको कि यूएनजीए की सहमति प्राप्त हो, तो उसमें जो है यूएन का कोई भी मेंबर वीटो नहीं लगाएगा। ये एक बदलाव की कोशिश की गई थी, बातचीत की हुई थी, लेकिन हुआ नहीं। ये जब मैं था यूएन में तभी से शुरू हुआ था ये, लेकिन ये होगा भी नहीं। अब तो बात यह है कि जब तक ये कुछ देशों के पास में ये वीटो शक्ति रहेगी, और कहीं कहीं ये वीटो शक्ति जरूरी हो भी जाती है, लेकिन चीन जैसे देश जिनको अपने बढ़ावे के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं है, उन्हें ये ख्याल नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, शिनचियांग में भी वीगर हैं, और अगर ये इस्लामिक टेररिस्ट, मैं धर्म का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन ज्यादातर आतंकवादी उसी धर्म से संबंधित थे, तो अगर ये आतंकवादी शिनचियांग में चीन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे, तो चीन का क्या हश्र होगा। और आतंकवादियों को इस चीज की परवाह नहीं होगी कि चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध है क्या नहीं है, उसकी परवाह नहीं होगी। तो मेरा कहना यही है कि चीन को समझना पड़ेगा कि आतंकवाद चाहे वो वीगर का हो या इनका हो, किसी के भी खिलाफ हो, वो आतंकवाद है। इससे अगर वो अपने आतंकवाद के अपने दोस्त का साथ देना चाहता है पाकिस्तान का इस केस में, तो कल यही आतंकवाद उसके खिलाफ भी आ सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हुआ। तो तरीका जो है वही रहेगा, लेकिन जब तक इनको ये असर नहीं पड़ेगा और ये नहीं समझेंगे कि खतरा उनको भी है, ये समझने को तैयार नहीं होंगे। सर, आपको लग रहा है कि चाइना इतनी जल्दी समझ पाएगा? क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि इससे पहले भी वो वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। सुधार की गुंजाइश कैसे है फिर? मेरे सवाल क्या जितेंद्र जी से है या नहीं सर, आपसे ही है। अच्छा जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मामले में ये नहीं समझेगा इस तरह से। ये आप ये देखिए ना कि हमारे बात जो एग्रीमेंट से हमारे साथ में कि हम सीमा पर ये बदहाली नहीं करेंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे, अपने मतलब के लिए या किसी भी वजह से इन्होंने हमारी सीमा पर गलवान में क्या हाल किया। अब बातचीत करने की भी कोई संभावना कमी रह गई है, तो इनको इस चीज का असर नहीं होता है। इनका एक ही मुद्दा है कि हम अपना असर संसार में कैसे बढ़ाएं, और इस असर को बढ़ाने के लिए अगर हमें शांति भंग करनी पड़े, मारकाट करनी पड़े, जो भी करना पड़े, इनको इसकी परवाह नहीं रही है। ये मैं चीन में रह चुका हूँ जी। सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोलूंगा जी सर। उनके लिए खाली सबसे बड़ी चीज ये है कि आई एम सुप्रीम, चुंगो मीन्स सेंटर ऑफ द अर्थ जी। तो उनके लिए वो कहते हैं कि हम सेंटर में हैं और वी शुड रिमेन द बिगेस्ट जी। तो अभी उनकी कोशिश यही है जी कि हम हिस्टोरिकली सबसे बड़े रहे हैं और अब हमें सबसे बड़े बनना है, और इसके रास्ते में जो भी आएगा उसको हम खत्म कर देंगे बस। तो फिर इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं का मतलब क्या रह जाता है कि अगर कोई देश अपनी मनमर्जी पर आमादा है, उसे लगता है कि जो हम कहें वही सही, तो फिर ऐसे मंचों की प्रासंगिकता कितनी रह जाती सर? ये आपने अच्छा सवाल किया है। तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि ये या तो अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं ही रहे जी, या उनमें सुधार किया जाए। तो हमारा रवैया ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां पर इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उनका सुधार करने की जरूरत है। मैं तो हम बोलते हैं जी जी सर, मैं आऊंगा दोबारा एक्सप्रेशन किया जाए, ये किया जाए, तो वहीं पर ये आता है। ये ठीक है सर। जितेंद्र ओझा साहब, लेकिन आपको इस बात की गुंजाइश लगती है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि पहला अवसर नहीं है, और दूसरा बात जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया था,
आपको नहीं लग रहा कि चीन भी अब उन देशों में शुमार होता जा रहा है जो आतंकियों के मददगार हैं? ये पाकिस्तान की सोहबत का असर है क्या चीन पर? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं गोयल साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब चीन समझता है कि वो दुनिया के सेंटर में है और बाद बाकी लोग पेरिफेरी में है, देखिए कि उसका बहुत हद तक इसकी वजह है कि चीन में हमेशा से बड़ी एलिटिस्ट किस्म की ऑटोक्रेटिक रूल रही है। वो दुनिया के दूसरे देशों को तो छोड़े, अपने नागरिकों को भी उन्होंने ह्यूमैनली ट्रीट नहीं किया। जब जरूरत पड़ी, आप देखिए चीन की जो दीवारें बनी हैं, उन दीवारों में भी लोग काम करते थे, उनको खाना नहीं मिलता था, मर जाने के बाद उनकी हड्डियों को भी उस दीवार में दफन कर दिया जाता था। जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उनकी एक स्ट्रेटेजिक साइकी हमेशा से रही है। दूसरी उनकी साइकी रही है कि अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर से कहते हैं कि हर किसी मीन से लोगों के दिमाग में घुस जाओ, कोई तरीका कुछ नहीं होता है जो अनुचित हो। तो जिस देश में ऐसे वॉर का तरीका है, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। जब वो शांति की भी बात कर रहा है युद्ध में, तो आप समझिए कि वो जो है थोड़ा सा समय ले रहे हैं। जब मौका मिलेगा आपको बैकस्टैप करेंगे, बिट्रे करेंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए पाकिस्तान तो एक इंटरनेशनल क्या कहा जाए कि लोअर एंड का शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की एलीट वही है जिसने एक टेरिटरी को कैप्चर करके रखा है। कभी किसी का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रमोट करते, कभी किसी का करते हैं। लेकिन जो चीन के जो इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके दो वजह है। एक तो आप देखिए जिनजियांग में, जिसका गोयल साहब ने जिक्र किया, देखिए कि जिनजियांग में हो क्या रहा है पिछले 10-15 वर्षों से, खास करके 20 वर्षों से। बच्चे आते हैं अचानक घर में, तो पता चलता है कि उनके माँ बाप को घर से बाहर लेके जाया जा चुका है, वो कहीं और किसी कैंप पे चले गए हैं। बच्चों को उठा के री एजुकेशन कैंप पे ले जाया गया है। कोई न दाढ़ी बढ़ा सकता है, न टोपी बढ़ा सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप मेन स्ट्रीम में शामिल होइए। कोई मस्जिद तोड़ के रख दी गई है। कोई आदमी अपनी नॉर्मल जो सो कॉल्ड अरेबिक प्रैक्टिसेस थी, ये प्रैक्टिसेस थी, टर्किक प्रैक्टिसेस थी, जो इस्लाम के नाम पे करते हैं, उन सबको बैन करके वो इंटीग्रेट कर दिया है। अंदर में उन्होंने क्या काम किया कि इतना जबरदस्त इंटरनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म क्या है और ब्लैंकेट पनिशमेंट का इतना बंदोबस्त क्या है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आवाज उठा सके। थोड़े बहुत लोग जो आवाज उठा रहे हैं मुसलमान देशों में गए भी हैं, उन मुसलमान देशों की हिम्मत नहीं है कि वो चीन के खिलाफ बोल सके। वहां पे भी उन्होंने क्या काम किया है कि जितनी ऑटोक्रेसी है, उस ऑटोक्रेटिक रेजिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे रेजिम कहीं न कहीं उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा जो है पाकिस्तान का, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म देखिए हमेशा साथ साथ चलते हैं। मेरा मानना है कि बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के टेररिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सफर ही नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का एक नेटवर्क है, पाकिस्तान की रूलिंग एलिट उनके कंट्रोल में है, दूसरे मुसलमान देश भी उनके कंट्रोल में है। उनको लगता है कि अपने जिनजियांग को तो सुरक्षित रख लेंगे, और जो बात बाकी ये उनके मास्टरमाइंड्स हैं टेररिज्म के, वो उनके निशाने पे है। इस वजह से वो टेररिज्म का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ कर सकते हैं जिन देशों की सो कॉल्ड ओपन सोसाइटीज है, खास करके हम नजदीक में है, कुछ सिस्टम में इंस्टीट्यूशन में फ्रेजिलिटी है, तो वो इसका फायदा उठा के पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरे डंके की चोट पे जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि वो टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये देखिए एक क्लरिकल एरर या एक यूएन की पोजीशन नहीं समझिए, ये इसे वॉर का सिग्नल समझिए। इस जरिए भी हम आपके खिलाफ वॉर करेंगे, ये चीन का संदेश है। सर, सिर्फ कड़ी प्रतिक्रिया से फिर कब तक काम चलता रहेगा, या अब समय आ चुका है कि दुनिया के देशों को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे देशों का, और क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे दुनिया के तमाम देश? देखिए, दुनिया के जो रूलिंग एलीट है वो कितनी हिम्मत जुटा पाएंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ देश जो हिम्मत जुटा पाएंगे करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ बहिष्कार से बात बन सकती है। चीन ने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल पैदा किया है जिस इकोनॉमिक मॉडल में दुनिया के बहुत सारे देश जो है इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि इकोनॉमिकली डीकपल करना मुश्किल होगा। दूसरा जो चीन के जो पॉलिटिकल मॉडल से खतरा आ रहा है, इतने रिसोर्स रिच देश हैं, उसमें उन्होंने अपना कुछ न कुछ अपने पपेट रेजिम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी सेवरल स्टेट का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे रहे हैं कि वहां भी वो डेमोक्रेसी को दबा के रखे रहे, इस जरिए वो ग्लोबल क्लाउड बनाए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक युद्ध का एक ही तरीका होता है, वो है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जब तक चीन के एलीट को नहीं लगता है कि वो खतरे में है, उनको दिक्कत हो सकती है, तब तक वो मानने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ हमें अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा, और सिर्फ सोचना नहीं पड़ेगा। जो कुछ देश है उनके डोमेस्टिक गवर्नेंस कैपेसिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस है या जो भी। चले, बिल्कुल ये बात तो सुरेश गोयल साहब ने भी कही है कि जब तक आतंकवाद से खुद चाइना पीड़ित नहीं होता, तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होगा कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन गोयल साहब, ये FATF जैसे संस्थानों की भूमिका क्या रह जाती है? ये सिर्फ दिखावे के लिए होती है क्या? क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से धूल झोंकता है कि ब्लैक लिस्टेड होने से किसी तरह रुक जाए, कुछ कार्रवाइयां कर देता है और उसके बाद मामला फिर वहीं ठहर जाता है। देखिए, ऐसा है कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरह से जो टारगेट कंट्री है, मुल्क है, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए
किसी भी तरीके से उसको एहसास दिलाने के लिए उनके लिए होती हैं और काफी हद तक FATF कामयाब रहा भी है इससे पहले। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं रहा हो। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, उनको दिक्कतें हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सारी सैंक्शंस हमेशा नहीं रह सकती हैं। ये हमने पहले भी देखा है, हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, आप ईरान का एग्जाम्पल देख लीजिए, उनको भी एक तरीके आ जाते हैं कि सैंक्शन से किस तरह से डील किया जाए। तो अगर एक टाइम रहते रहते उस चीज का इलाज नहीं हो पाता है तो सैंक्शंस भी कई बार नाकाम हो जाती है और बेमानी हो जाती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक बार अगर ये होता है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल हो या GA हो, जहां पर भी हो, कि अगर एक देश अपनी इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन और चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां ये जो डिफरेंसेस है किस तरह से सुलझाने तरीका सा लिखा हुआ है ये, और अगर कोई मुल्क इसकी खिलाफत कर रहा है तो उसको खिलाफत को डील करने के लिए सोल्यूशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि UN का जो एक कैरेक्टर है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द नेशंस, बजाय इसके कि सत्ता खाली 5 देशों के हाथ में रहे, जो बाकी मुल्क हैं जिनका भी, आप हिंदुस्तान को देखिए, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी वाइज वी आर द 5th लार्जेस्ट, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जाता यहाँ पर। तो जो इस तरह के मुल्क हैं जिनकी कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी है, सिक्योरिटी कैपेसिटी है, उनको वो जगह मिलनी चाहिए जहां पर उनका असर हो। और मेरा साफ साफ इशारा ये है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल की अगर परमानेंट मेंबरशिप होती तो चीन हमको इस तरह से नहीं देख सकता था। चलिए, बिल्कुल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और उम्मीद इस बात को लेकर जरूर की जानी चाहिए कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और जहां भी आतंकवाद पनपता है वहां के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ता है। इस बात को चाइना को समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही आतंकवाद उसके भी समूल नाश का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।